क्लास 12th में अकाउंट्स पेपर में हम लोग क्लास 12th के अकाउंट्स में पार्टनरशिप में एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। जब एडमिशन करते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है और इससे बहुत बार क्वेश्चंस अलग से पूछे जाते हैं। पूरा क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ बनाने के लिए पूछेगा आपसे रीवैल्यूएशन अकाउंट। और एडमिशन में अगर हम लोग बनाएंगे भी क्वेश्चंस को तो अक्सर पूछा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और फिर बैलेंस शीट बनाइए। तो सबसे पहले एडमिशन में जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोगों ने पढ़ा, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो पढ़ा, उसके बाद हम लोग को सीखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझने के लिए हम लोग करेंगे कि आखिर इसको बनाते क्यों हैं। देखिए, जब पार्टनरशिप बहुत लोग शुरू करते हैं, किसी नए पार्टनर्स को आप एडमिट कर रहे हैं तो जो बैलेंस शीट आपने तैयार कर रखा है पहले से, उसमें बहुत सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखे हुए होंगे। जैसे बिल्डिंग लिखा हुआ होगा एसेट साइड में, स्टॉक भी हो सकता है, डेटर्स भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, और भी सम एसेट्स लिखे हुए होते हैं। लाइबिलिटी साइड में आपको कैपिटल के अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स हो सकता है, बिल्स पेएबल हो सकता है, लोन वगैरह हो सकते हैं। अब कई सालों से आपने बैलेंस शीट तैयार करके रखा है, कंटिन्यू बनाते हैं, तो जो समय बीता उस समय के साथ साथ आपका जो संपत्ति है और जो लाइबिलिटीज दायित्व है उसके मूल्य में परिवर्तन होते रहता है। और जितना आपने बैलेंस शीट में लिखा है उसका अमाउंट कोई ज़रूरी नहीं है कि उस डेट में, जिस डेट में आप किसी नए पार्टनर्स को सम्मिलित कर रहे हैं, वही उसका एक वास्तविक राशि भी हो, वास्तविक मूल्य वही हो जितना आपने लिखा है। जैसे बिल्डिंग का मूल्य आपने वहाँ 2 लाख लिखा है, हो सकता है आपने 5 साल पहले खरीदा हो बिल्डिंग को, आज उसका मूल्य हो सकता है वहाँ 3 लाख एक्चुअली हो गया हो। और ऐसी स्थिति में जो 1 लाख रुपए का जो इंक्रीज़ हो रहा है, ये जो प्रॉफिट हो रहा है, इस प्रॉफिट पे नए पार्टनर का क्या राइट होगा? क्या राइट नहीं होगा। इसका अगर जो प्रॉफिट हो रहा है, इस प्रॉफिट को कौन प्राप्त करेंगे? पुराने वाले जो पार्टनर्स होंगे, पुराने जो साझेदार होगा, उसी को मिलेगा। इसी प्रकार से मान लिया कोई संपत्ति आपके पास है, सपोज फर्नीचर है, वहाँ लिखा हुआ 20,000 रुपये का, और फर्नीचर वास्तविक उसका मूल्य हकीकत में वो 15,000 रुपये का ही है। अगर इसको मार्केट में बेचें हम लोग तो उससे कितना मिलेगा? 15,000 मिलेगा। तो ये 5,000 रुपये का लॉस क्या नया पार्टनर वहन करेगा? नहीं, नया पार्टनर नहीं वहन करेगा। बोलेगा नहीं भाई, ये तो लॉस पुराना है, हम क्यों इसको करेंगे? तो ना तो जो एसेट्स या लाइबिलिटीज़ के वैल्यू में भी चेंजेस होता है, तो एसेट्स या लाइबिलिटीज़ के वैल्यू में जब कोई चेंजेस होता है, उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस पे पुराने लोगों का राइट होगा। नया वाला ना तो लॉस होने पर वहन करेगा, ना उसको प्राप्त करेगा लाभ होने पर। इसी प्रकार से जो पुराना प्रॉफिट हो रहा है उसको नए पुराने साझेदार ही आपस में बांटेंगे, नए को उसका राइट नहीं देंगे, और लॉस होने पर भी खुद वहन करेंगे पुराने वाले। नए वाले साझेदार, नया साझेदार उसको वहन नहीं करेगा लॉस को भी। तो जो पुराना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, अब कई संपत्ति और दायित्व होते हैं लिखे हुए, अब मैंने तो एक बताया, 2 एग्जाम्पल दिया। तो जितने भी संपत्ति और दायित्व हैं बैलेंस शीट में लिखे हुए, जब आप किसी नए पार्टनर को शामिल करेंगे तो शामिल करने की स्थिति में होगा क्या कि जो सभी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसका रीवैल्यूएशन करेंगे आप। उस रीवैल्यूएशन से होने वाले जो टोटल एग्रीगेट जो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो उसको पुराने पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, और अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को भी पुराने पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कम करेंगे हम लोग, उसके कैपिटल से कम करना पड़ेगा। मैंने उसी प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको पुराने पार्टनर्स में ही हम लोग बांटेंगे। अब हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को तैयार कैसे करेंगे। अब देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट तो ये हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लिखेंगे, पार्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट लिखेंगे। देखिए, बहुत सिंपल से इसका ट्रिक्स है, आप समझ लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अगर जो भी प्रॉफिट हो रहा है, देखिए प्रॉफिट को क्रेडिट लिखिएगा और लॉस को डेबिट साइड लिखना है हमको। अब कब प्रॉफिट होगा इसको समझना होगा, जब भी कोई एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बिल्डिंग पहले 2 लाख रुपए का था, अब वो 3 लाख का हो गया, तो 1 लाख रुपए इंक्रीज करा तो प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ लिखेंगे बाई बिल्डिंग अकाउंट, यहाँ पे 1 लाख रुपए, जितना चेंजेस हो रहा है उसको लिखना है, टोटल अमाउंट को नहीं लिखना है। 3 लाख हो गया तो 3 लाख नहीं लिखेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट है उसको लिखना है। तो बाई बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख रुपए लिखेंगे। इस तरह मैंने अभी एग्जांपल दिया कि फर्नीचर 20,000 रुपये का था, अगर हो सकता है उसका एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया, घट करके 15,000 रुपया हो गया, तो लॉस कितने का हो रहा है, कमी कितना हो रहा है उसके वैल्यू में 5,000 रुपया। तो लॉस को किधर लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे, लाइबिलिटीज़ के वैल्यू में भी चेंजेस होता है। अगर लाइबिलिटीज़ का वैल्यू बढ़ रहा है, देखिए देना था पहले हमको 4,000 रुपया, अब हमको 4,200 रुपया अगर देना पड़ेगा, 200 रुपये
लॉस हो रहा है, उस लॉस को डेबिट लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्रेडिटर्स है और उसको आपने डिले पेमेंट कर दिया, पेमेंट देर से कर रहे हैं और वो 4,000 के बदले में आप 4,200 देना पड़ेगा, तो 200 रुपया यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इसी तरीके से अगर वैल्यू घट जाएगा, मान लीजिए कम देना पड़ेगा आपको, लाइबिलिटी था आपका कितना 4,000 का, अब देना पड़ रहा है कितना 3,800 रुपया, तो 200 रुपये का गेन हो जाएगा। तो आप लिखेंगे, इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर्स 200 लिख देंगे यहाँ पे। तो इसको एक फॉर्मेट आप ध्यान में रखेंगे, अगर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर वैसे वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज करता है तो प्रॉफिट होगा, इधर लिखना है। इसको यहाँ लिखेंगे बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जितना भी इंक्रीज होगा यहाँ डाल देंगे। और अगर वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज कर रहा है तो लॉस होगा, इधर लिखिएगा टू, मैं लिखता हूँ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जितना डिक्रीज होगा उसको अमाउंट पे यहाँ डाल देंगे। अब सेकंड मैंने लायबिलिटी के बारे में बताया, अगर लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो लॉस। तो अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ जा रहा है, 200 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा टू क्रेडिटर्स। अब इसको फॉर्मेट में ऐसे हम लिख दे रहे हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जितना इंक्रीज होगा सिर्फ उसको लिखना है। और अगर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा इधर लिख देंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, दायित्व के मूल्य पे जितना कमी होगा उसको यहाँ देखें, जितना कमी होगा उसको लिखना है। उसके बाद में नेट देखेंगे, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है तो ये प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा। क्रेडिट में से आप डेबिट के बैलेंस को कम करेंगे तो जितना बैलेंस आएगा यहाँ पे आप लिखेंगे, इधर जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जितना कोई बैलेंस आएगा, शेष आएगा यहाँ पे, उस बैलेंस को लिख लीजिए। बैलेंस क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस क्या शो करेगा, प्रॉफिट। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और जो भी पार्टनर्स होंगे पुराने वाले, सपोज ए और बी दो पार्टनर्स थे, तो ए और बी के बीच में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, किस रेशियो में करेंगे, जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में बांट देंगे। अगर कुछ रेशियो नहीं लिखा हुआ आपके क्वेश्चंस में तो बराबर जानते हैं हम लोग, बराबर बांटना पड़ेगा। इस तरह से अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो गया, अगर इधर का टोटल ज़्यादा हो गया, अब इधर का कम है, तो यहाँ पे अगर बैलेंस आता है, अगर बैलेंस आता है, ये क्या शो करेगा, लॉस। तो आप लिखेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन लिखेंगे यहाँ पर। जो भी पार्टनर होंगे, जैसे ए और बी मैंने एग्जांपल दिया, तो ए और बी में बांट देंगे आप इस बैलेंस को पुराने रेशियो में, जो भी पुराना रेशियो होगा। इस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। इसको एक एग्जांपल की सहायता से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आप बनाएंगे। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स में, क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए और बी दो एक के साझेदार हैं, दो एक के साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। उस दिन प्रवेश पर संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में निम्न प्रकार परिवर्तन हुए। इसे लिखा हुआ है, मान लिया फर्स्ट पॉइंट, भवन का मूल्य 20,000 से बढ़ गया। लिखा हुआ है भवन का मूल्य 20,000 रुपये से बढ़ गया। दूसरा, स्टॉक का मूल्य 5,000 रुपया कम हो गया, 5,000 रुपये कम हो गया।
कम हो गया। तीसरा पॉइंट मिल रहा है, देनदार 10,000 रुपये के थे जिन पर 5% डूबत ऋण संचिति हेतु आयोजन करें। मान लिया मैं 3 यहाँ पे इतना ही लिख रहा हूँ। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ ऊपर लिखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने फॉर्मेट अभी बताया था उसके हिसाब से यहाँ बनाएंगे, रुपया लिखेंगे, यहाँ पार्टिकुलर्स लिखिएगा, यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखेंगे। अब देखिए पहला पॉइंट क्या, भवन का मूल्य 20,000 से बढ़ गया, तो बाई बिल्डिंग लिखेंगे, बाई बिल्डिंग अकाउंट लिख दीजिएगा 20,000। उसके बाद में स्टॉक का मूल्य 5,000 से कम हो गया, तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, कितना हो गया, 5,000 रुपया हो गया। अब 10,000 का था, इस पर 5% आयोजन करना है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे टू। अब देखिए आयोजन करेंगे, देनदारों में के मूल्य में जो आयोजन करेंगे वो कमी है, तो लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट लिखिएगा यहाँ पे। अब कितना हो, 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, 500। अब यहाँ पे आप देखेंगे किधर का टोटल ज़्यादा हो रहा है, तो आप देखेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इधर 5,500, उधर 20,000 रुपये है, तो 20,000 रुपये घटा दीजिए यहाँ पे, 20,000 में यहाँ कम कर देंगे। चलिए इसको थोड़ा मैं करता हूँ, स्टॉक का मूल्य 4,500 रुपया कम हो गया, 4,500 कम कर दे रहा हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा 4,500। अब देखिए 20,000 में 4,500 और 500 कम कर देंगे, कितना कम हो गया, 5,000 कम हो जाएगा, तो कितना बच गया यहाँ पे 15,000 रुपया हो गया। ये क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट, तो यहाँ लिखेगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और पुराने पार्टनर्स कौन थे, ए और बी थे, तो इस प्रॉफिट पे किसका राइट होगा, सिर्फ ए और बी का होगा, सी का नहीं होगा। तो ए और बी में किस रेशियो में बांटना है, तो 2:1 में, तो कितना हो जाएगा 2/3 और 1/3 में, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 500 रुपये हो जाएगा बी का, और इसका ए का कितना हो जाएगा 10,000। तो इस तरीके से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कोई क्वेश्चंस और बुक से भी बना करके देखेंगे, दिखलाएंगे वहाँ पे कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें और बताएंगे कि कहाँ पे कैसे करेंगे। आप भी एक बुक से कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल में क्या बोला, ए और बी पार्टनर्स है, 2 एक के साझेदार हैं, सी का 1/4 हिस्सा है, और नए प्रवेश के समय क्या हुआ, संपत्ति और दायित्वों का मूल्य इस प्रकार से बढ़ा। मैंने केवल संपत्ति के बारे में लिखा है, भवन का मूल्य 20,000 से बढ़ गया, तो इधर लिख देंगे। स्टॉक का मूल्य 4,500 रुपये कम हो गया, तो 4,500 मैंने डेबिट कर दिया। यहाँ पे डूबत ऋण के लिए आयोजन 5% करना है, तो यहाँ पे 10,000 का 5,500 रुपया लिखेंगे, टू बैड डेब्ट्स रिजर्व। और ये 4,500 प्लस 500 5,000 हो गया, 5,000 कम कर देंगे इसमें से 20,000 में। अब यहाँ पे 20,000 में 5,000 कम कीजिएगा तो 15,000 आएगा। इस 15,000 को पुराने पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। प्रॉफिट यहाँ लिख दिया मैंने, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और पूरा लिखेगा तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी में। इस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट का भी कुछ क्वेश्चंस कोशिश करेंगे बताने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए बुक से, मैं आप समझिए इस चीज़ को देख करके, उसके बाद कोशिश कीजिए कि बुक्स के कुछ क्वेश्चन को किया जाए, और जो नहीं बनता है उसको हमको बताइए कमेंट करके, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसको दोबारा हम हल करके इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके।